नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में भारत के भूगोल में आप देखेंगे तो भारत के जो राज्य थे और इनकी जो सीमाएं थी उन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे भारत के तटीय राज्य एवं भारत की समुद्री सीमा के बारे में। दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में आप देखेंगे तो अच्छे अच्छे सवाल आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, भारत के तटीय राज्य एवं अगर समुद्री सीमा की बात किया जाए तो आप समझिए जरा कि जो हमारा भारत है, भारत के जब आप दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण के क्षेत्र में आप देखते क्या हैं कि इस वाले हिस्से में भारत के पश्चिम में यहाँ पर आपको एक सागर दिखाई देता है, जिस सागर को आप लोग अरब सागर कहते हैं, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अरब सागर। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी, बंगाल की खाड़ी। और नीचे की तरफ आप दक्षिण में जब जाएंगे भारत के तो यहाँ आपको दिखाई देता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। तो भारत का जो नीचे का हिस्सा है, आप मान के चलिए कर्क रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है, उस हिस्से के तीन तरफ आप देखेंगे तो उस हिस्से के तीन तरफ क्या है, समुद्र है। तीन तरफ क्या है, समुद्र है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इसीलिए भारत के इस हिस्से को आप लोग देखेंगे तो इस वाले हिस्से को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। इस वाले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। इसको भारतीय प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीन तरफ से क्या है, ये वाला हिस्सा तीन तरफ से सागर से घिरा हुआ है, इसलिए इस वाले हिस्से को आप देखेंगे तो भारतीय प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एक शब्द यूज हुआ, यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है जिसको आप लोग कहते हैं खाड़ी, जिसको आप लोग कहते हैं क्या, खाड़ी। अंग्रेजी में कहते हैं बे। खाड़ी क्या होता है, खाड़ी किसे कहते हैं, तो प्रायद्वीप बोलेंगे कि जमीन का वह हिस्सा जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा है वो हो जाएगा प्रायद्वीप। और खाड़ी किसे बोलेंगे, तो खाड़ी बोलेंगे महासागर का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा है। प्रायद्वीप और खाड़ी में अंतर है, याद रखिएगा। प्रायद्वीप क्या है, तो प्रायद्वीप मतलब जमीन का वह हिस्सा जो तीन तरफ से सागर से घिरा है, और खाड़ी क्या है, तो पानी का वह हिस्सा जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। देखिए, इधर भारत, इधर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश का हिस्सा, इधर आ जाएंगे तो म्यांमार का हिस्सा, तो इसलिए इसको कहते हैं खाड़ी। इसी तरह आप यहाँ भी देखेंगे ये वाला हिस्सा जो समंदर का है गुजरात के पास, तो यहाँ पानी अंदर घुस जाता है गुजरात के हिस्से में, इसको हम लोग बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। इसको क्या बोलते हैं, कच्छ की खाड़ी। खाड़ी क्यों बोले, क्योंकि समंदर के पानी के तीन तरफ क्या है, जमीन है। यहाँ आप देखेंगे, यहाँ इस वाले हिस्से में, तो यहाँ भी आप देखेंगे यहाँ भी खाड़ी बन जाती है। ये कच्छ वाला एरिया है और ये सौराष्ट्र बोलते हैं। ये गुजरात में ऊपर वाला हिस्सा है कच्छ और नीचे वाला हिस्सा जिसको आप लोग बोलते हैं सौराष्ट्र, ये वाला। तो यहाँ भी खाड़ी बनती है, याद रखिएगा इस बात को। अब हम बात करेंगे भारत के कुल कितने राज्य हैं जिनके पास अपना खुद का समुद्री तट है। तो देखिए बात करते हैं। पहला राज्य है जिसको आप लोग कहते हैं क्या, गुजरात। जो पहला राज्य है जिसके पास, अच्छा ये वाला है पश्चिमी तट, ये वाला हिस्सा है भारत का पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट की अगर बात करें तो देखिए कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास अपनी समुद्री सीमा है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गोवा, चौथा है कर्नाटक और पांचवा है केरल। तो भारत के पश्चिमी तट पर हम देखेंगे कि भारत के पश्चिमी तट पर 5 राज्य हैं जिनके पास अपनी समुद्री सीमा है। अच्छा, उसी तरीके से पूर्वी तट के राज्य भी होंगे जिनके पास खुद की समुद्री सीमा है। तो देखिए जरा कि भारत के वो पूर्वी तट पर अवस्थित कौन से राज्य हैं जिनके पास अपनी खुद की समुद्री सीमा है। तो यहाँ देखिए पहला राज्य है जिसको आप लोग बोलेंगे पश्चिम बंगाल। पहला राज्य कौन सा है, तो पहला राज्य है दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद देखिए दूसरा राज्य है जिसको आप लोग कहेंगे उड़ीसा। दूसरा राज्य कौन सा है, तो दूसरा राज्य है उड़ीसा।
उड़ीसा के बाद देखेंगे तो तीसरा राज्य है जिसको हम लोग बोलते हैं आंध्र प्रदेश, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। और चौथा राज्य है जिसको आप लोग बोलते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य हैं आपके पूर्वी तट पर। तो कुल राज्यों की संख्या कितनी है जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तो कुल राज्य हो गए 9। याद रखिएगा ये बात कि भारत के कुल 9 राज्य ऐसे हैं जिनके पास खुद की समुद्री सीमा है। क्लियर होगी बात, जिनके बगल में समुद्र अवस्थित है। क्लियर होगी इतनी बात। अब जरा बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप लोगों से सवाल बनता है कि बताइए जरा कि निम्नलिखित राज्यों में वह कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में समुद्र तट है। नंबर पर आता है गुजरात की समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है। गुजरात के बाद आप दूसरे नंबर पर आएंगे तो गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे जिसकी सर्वाधिक समुद्री तट है उसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है, आंध्र प्रदेश। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है कौन सा, तो आंध्र प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तीसरे नंबर पर कौन आता है, तमिलनाडु। पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु। चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। चौथे नंबर पर कौन आएगा, तो चौथे नंबर पर है महाराष्ट्र। पांचवें नंबर पर आप देखेंगे तो पांचवें नंबर पर है केरल। केरल के बाद छठवें नंबर पर देखेंगे तो छठवें नंबर पर केरल के बाद है कौन, उड़ीसा। छठवें नंबर पर कौन है, तो छठवें नंबर पर है उड़ीसा। सातवें नंबर पर देखेंगे तो सातवें नंबर पर आपका है कर्नाटक। सातवें नंबर पर कौन है, कर्नाटक। कर्नाटक के बाद आठवें नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल। आठवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। और 9वें नंबर पर आएगा आपका कौन, गोवा। 9वें नंबर पर कौन आएगा, गोवा। तो सर्वाधिक तटीय सीमा वाला पहला राज्य कौन सा है, गुजरात। दूसरा राज्य है आंध्र प्रदेश, तीसरा राज्य है तमिलनाडु, चौथा राज्य है महाराष्ट्र, पांचवा राज्य है केरल, छठवां राज्य है उड़ीसा, सातवां राज्य है कर्नाटक, आठवां राज्य है पश्चिम बंगाल और 9वां राज्य है गोवा। तो अगर हम लोग पश्चिमी तट की बात करें, अगर हम लोग पश्चिमी तट की बात करें और पूछ दे सवाल कि सबसे ज्यादा समुद्री सीमा पश्चिमी तट पर किसके पास है, तो पश्चिमी तट पर सबसे पहला राज्य होगा जिसकी सर्वाधिक सीमा है समुद्र से, उसका नाम है गुजरात। पश्चिमी तट पर सबसे ज्यादा गुजरात। गुजरात के बाद देखेंगे तो दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पहले नंबर पर गुजरात, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद देखेंगे तो आता है नंबर किसका, केरल का। तीसरे नंबर पर है आपका केरल। चौथे नंबर पर है आपका कर्नाटक। चौथे नंबर पर है कर्नाटक और पांचवें नंबर पर है गोवा। तो ये है पश्चिमी तट पर क्या, समुद्री तटों के हिसाब से लंबाई राज्यों की। क्लियर हो गई इतनी बात। अब आ जाइए जरा बात कर लेते हैं कि जो पूर्वी तट पर राज्य हैं, जो पूर्वी तट पर राज्य हैं, इन पूर्वी तट के राज्यों में सर्वाधिक सीमा किसकी है, समुद्र से। सर्वाधिक लंबाई समुद्र से किसकी है, तो यहां पर बात करें अगर, तो यहां पर सबसे पहले नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा पूर्वी तट पर कौन, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद देखा जाए तो दूसरा नंबर आता है तमिलनाडु का। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर है उड़ीसा। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो कौन है, उड़ीसा। और चौथे नंबर पर आता है आपका पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पर कौन है, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा दोस्तों कि पूर्वी तट पर अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जबकि पश्चिमी तट पर बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और गोवा। और इधर बात करें तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल। क्लियर हो गया इतना।
तो लंबाई के अनुसार सभी राज्यों का क्रम, लंबाई के अनुसार पश्चिमी तट के राज्यों का क्रम और लंबाई के अनुसार पूर्वी राज्यों का जो क्रम है वो मैंने आप लोग को बता दिया, जो भारतीय राज्य बनाते हैं समुद्र के साथ तटीय सीमा की। बताइए भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? तो भारत आप देखेंगे तो दो तरह से सवाल बनता है। एक सवाल आपसे पूछेगा कि भारत का जो मुख्य भूमि है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसकी तटीय सीमा कितनी है, और दूसरा सवाल पूछता है कि द्वीपों सहित, अगर द्वीपों सहित मिला करके भारत की सीमा पूछ ले तो उसका उत्तर अलग होगा, और मुख्य भूमि की तटीय सीमा पूछे तो उसका उत्तर अलग होगा। मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा आप देखेंगे तो 6100 किलोमीटर है मुख्य भूमि की, केवल इतना, इन सब हिस्सों में मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों सहित पूछे तो तटीय सीमा कितनी है? 7516 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की अगर बात करें तो 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की सीमा 6100 किलोमीटर। इन तटीय सीमाओं को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजरात में तो ये जो सौराष्ट्र वाला हिस्सा है इसको काठियावाड़ तट कहते हैं, काठियावाड़ तट। गुजरात में जाएंगे तो गुजरात के जो सौराष्ट्र वाला एरिया है इस वाले जो समुद्री तट को इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। गुजरात के समुद्री तट को क्या बोलते हैं? काठियावाड़ तट। महाराष्ट्र से लेकर के और गोवा तक का जो समुद्री तट है, महाराष्ट्र से गोवा तक का जो समुद्री तट है उसको कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट क्या बोलते हैं? कोंकण तट। कर्नाटक वाला जो तट है इसको कनारा तट कहते हैं, इसको कनारा तट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कनारा तट कहते हैं। कर्नाटक में जो तट है उसको कनारा तट कहते हैं, जबकि केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। क्लियर हो गया इतना? महाराष्ट्र से गोवा कोंकण तट, कर्नाटक में कनारा तट, केरल में मालाबार तट, गुजरात में काठियावाड़। क्लियर हो गया इतना? अब आ जाइए पूरब की बात कर लेते हैं। तो पूरब की बात करें, पश्चिम बंगाल वाले तट को वेंगा तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा वाले तट को आप देखेंगे तो इसको उत्कल तट कहते हैं, उत्कल। क्लियर हो गया? इसके बाद आंध्र प्रदेश के तट को आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश वाले तट को उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है, जबकि इसको किसको? तमिलनाडु वाले तट को इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। आप लोग जाते होंगे घूमने इधर इस हिस्से में, जब जाएंगे भारत के तो आपको बहुत सारे समुद्री तट मिलते हैं। जैसे जितने लोग गोवा गए होंगे, गोवा में गए होंगे बीच पर नहाने के लिए, तो वो गोवा का पूरा तट जो है कोंकण तट, गाना है ना आज ब्लू है पानी पानी, हाँ वही। तो याद रखिएगा गोवा में जो तट है कोंकण तट, कर्नाटक में कनारा तट, केरल में मालाबार तट, गुजरात में काठियावाड़ तट। प्रायद्वीपीय भारत में उन राज्यों का नाम बताइए जिनके पास अपना समुद्री तट नहीं है, अर्थात वो लोग क्या हैं? अर्थात वो लोग स्थल रुद्ध हैं। स्थल रुद्ध का मतलब क्या होता है? लैंड लॉक। स्थल रुद्ध का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लैंड लॉक स्टेट। लैंड लॉक स्टेट मतलब भारत के वह राज्य जो प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं और लैंड लॉक है, मतलब जमीन से घिरे हुए हैं, पानी इनके पास, समुद्री सीमा इनके पास नहीं है। तो लैंड लॉक की बात करें तो देखिए पहला राज्य है जिसको बोलते हैं तेलंगाना। तेलंगाना, तेलंगाना के पास नहीं है समुद्री सीमा। इसके बाद इधर देखिए छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के पास भी नहीं है समुद्री सीमा। ये प्रायद्वीपीय भारत में आता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पास भी नहीं है अपनी समुद्री सीमा। अच्छा, इसी के आगे थोड़ा सा झारखंड का हिस्सा भी पड़ता है, झारखंड वाला एरिया, तो वो भी आता है प्रायद्वीपीय भारत में, छोटा नागपुर का पठार वगैरह। तो झारखंड के पास भी आप देखेंगे तो झारखंड के पास भी अपनी समुद्री सीमा नहीं है। तो ये प्रायद्वीपीय भारत के वो 4 राज्य हैं। प्रायद्वीपीय भारत मतलब आप देखेंगे तो कर्क रेखा के नीचे का जो हिस्सा है, बोर्ड पे मैंने थोड़े राज्य बड़े बड़े बना दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। तो कर्क रेखा के नीचे के जो राज्य हैं, तो कर्क रेखा के नीचे का जो भारत है उसी को प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को ही उत्तर में कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो कर्क रेखा के नीचे का जितना भी हिस्सा है उन सबको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के नाम से जानते हैं। अगर एग्जैक्ट बताएं तो 22 डिग्री के नीचे का जितना हिस्सा है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा ऐसे गुजरती है, तो कर्क रेखा के नीचे का जो आप आएंगे जब 22 डिग्री पे, तो 22 डिग्री से लेकर के नीचे तक का सारा हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत में आता है। और प्रायद्वीपीय भारत के ये 4 राज्य हैं, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड, जो समुद्री सीमा से सटे हुए नहीं हैं, तटीय राज्य नहीं हैं। ये चारों तरफ से घिरे हुए हैं, किससे? तो लैंड से, जमीन से घिरे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा राज्य आपको दिखाई दे रहा है क्या जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बना रहा है? अगर आपसे पूछ दे कि प्रायद्वीपीय भारत के उस राज्य का नाम बताइए जो सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाता है, तो बताइए कौन सा राज्य होगा? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से सीमा बनाता है? तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से सीमा बनाता है, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय भारत का वह हिस्सा है, वह प्रदेश है जो सबसे ज्यादा 7 अन्य प्रदेशों से सीमा बनाता है, यह भी याद रखिएगा। सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश बनाता है, और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है जो 7 राज्यों से सीमा बनाता है। आगे चलेंगे असम में, असम भी 7 राज्यों से सीमा बनाता है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, असम। अब जो हमारी समुद्री सीमा है उसकी बात कर लेते हैं, जरा ध्यान से समझिए। हमारी जो समुद्री सीमा है उसकी बात करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। तो समुद्री सीमा क्या है भैया, जरा ध्यान से सुनिए। समुद्री सीमा, इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, एग्जाम में सवाल बनता है। समुद्री सीमा क्या है? समुद्री सीमा जैसे ये है अरब सागर, ये है अरब सागर। तो अरब सागर का आप देखेंगे तो अरब सागर तो समुद्र का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है अरब सागर। इधर चलेंगे तो अफ्रीका तक फैला हुआ है। तो और बेसिकली अरब सागर हिंद महासागर का ही हिस्सा है, लेकिन इसको इधर अलग नाम दे दिया गया, अरब सागर। इधर बंगाल की खाड़ी देखेंगे तो यहाँ इधर आगे जाएंगे तो इंडोनेशिया तक चला गया है समुद्र का पानी। तो कहां तक के सागर को आप देखेंगे तो भारत के अधिकार क्षेत्र में समुद्र का वह हिस्सा कहां तक है? समुद्र का वह हिस्सा जहां तक भारत अपना अधिकार जमा सकता है, उसी को बोलते हैं किसी देश की समुद्री सीमा। तो अंतरराष्ट्रीय नियम बनाया गया, ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय नियम बनाया गया और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। समुद्री सीमा किसी भी देश की 3 भागों में बांटी गई है, किसी भी देश की समुद्री सीमा, भारत ही नहीं, आप उत्तरी अमेरिका चले जाइए, यूएसए चले जाइए, कनाडा चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, तो हर देश की समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है, प्रादेशिक सीमा, संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्लियर हो गया? अब बात करेंगे कि कितनी दूरी तक भारत का अधिकार होगा समंदर में। तो जरा ध्यान से सुनिए, समंदर में जो दूरी होती है उसको नॉटिकल मील में नापते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा, नॉटिकल मील, हिंदी में बोले तो समुद्री मील,
हिंदी में बोले तो समुद्री मील। जो समुद्र में दूरी होती है उसको नॉटिकल मील में नापा जाता है। जैसे जमीन पर अगर बात करें तो एक मील में, जमीन पर बात करें तो एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। जमीन पर एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। लेकिन अगर एक समुद्री मील की बात करें, अगर एक समुद्री मील की बात करें तो एक समुद्री मील में 1.8 किलोमीटर होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में सवाल बन सकता है। चलिए इतना समझ गए, अब जरा ध्यान से सुनिए। तो पहला भाग जिसे आप लोग प्रादेशिक सीमा बोले थे, तो जैसे मान लीजिए ये आंध्र प्रदेश है, तो इस आंध्र प्रदेश से देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से आगे बढ़िए और इधर आएंगे यहां पर समुद्र में, तो जो 12 समुद्री मील आप रास्ता तय कर लेंगे। 12 समुद्री मील तट से लेकर के आगे समुद्र में 12 समुद्री मील तक जो पहला प्रदेश होता है उसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, बोलते हैं टेरिटोरियल सी। कहां से? तट से लेके 12 समुद्री मील तक की जगह को, जो बीच का क्षेत्र है, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा। ये है आपका प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा क्लियर होगी बात? तट से लेकर के 12 समुद्री मील तक इसको आप बोलेंगे प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, इस प्रादेशिक सीमा का क्या महत्व है? प्रादेशिक सीमा की बात करें तो जैसे आंध्र प्रदेश का जो पूरा का पूरा तट है, तो इस वाले हिस्से में 12 समुद्री मील तक आंध्र प्रदेश का कानून लागू होगा। आंध्र प्रदेश का कानून लागू होगा। तमिलनाडु वाले हिस्से में तमिलनाडु का कानून लागू होगा। तमिलनाडु सरकार जो भी अनुसंधान करना चाहे, जो भी यहाँ संसाधन है उनका प्रयोग करना चाहे तो वो कर सकती है। इस प्रादेशिक सीमा में तो राज्यों का कानून लागू होता है। क्लियर हो गया? राज्यों का कानून लागू होता है किसमें? तो आप याद रखिएगा प्रादेशिक सीमा में। 12 समुद्री मील से और आगे चलिए। 12 समुद्री मील से जब और आगे आप बढ़ेंगे कहां तक? तो 24 समुद्री मील तक। कहां तक? 24 समुद्री मील तक। तो इसको बोल देते हैं हम लोग संलग्न क्षेत्र। यह है आपका संलग्न क्षेत्र, कॉन्टिगुअस एरिया, संलग्न क्षेत्र। इस क्षेत्र में 12 समुद्री मील के आगे और 24 समुद्री मील तक, इस क्षेत्र में देश का कानून लागू होता है। भारत देश का कानून, यहां पर राज्यों का कानून, यहां पर आप देखेंगे तो भारत देश का कानून लागू होगा 12 के आगे 24 समुद्री मील तक। यहां भारत सरकार, कोई जहाज आ रही है तो उनसे सीमा शुल्क ले सकता है। यहाँ के पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? भारत सरकार करेगी। अगर भारत सरकार को कोई रिसर्च करना है तो कहाँ करेगी? संलग्न क्षेत्र में करेगी। यहाँ जो संसाधन है उसका दोहन कौन करेगा? तो उसका दोहन भारत सरकार करेगी। क्लियर हो गया इतना? और इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे और आगे, तो आगे बढ़िए 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील, 200 समुद्री मील, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे तो देश का कानून लागू नहीं होता है, लेकिन यहां पर आप अनुसंधान कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। यहां पर आप अनुसंधान कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सकते हैं, लेकिन आप किसी के ऊपर टैक्स वैक्स नहीं लगा सकते। मान लीजिए जर्मनी का कोई जहाज आया 200 समुद्री मील में, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हमको टैक्स दीजिए। हाँ, आप यहाँ पर अनुसंधान कर सकते हैं, मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का भारत का कानून लागू नहीं होगा। क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर इसके बाद, तो इसके बाद खुला समुद्र है। इसके बाद खुला समुद्र है, इसके बाद जो देश चाहे वो देश आया जाए, किसी तरह का कोई उनके ऊपर रोकथाम नहीं है। तो भारत का कानून कहां तक लागू होगा? 24 समुद्री मील तक। क्लियर हो गया?
12 समुद्री मील तक किसका कानून? राज्यों का कानून। और 200 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र, रिलायंस वाले यहाँ पेट्रोल निकाल सकते हैं। और भी जो कुछ भी मिसाइल हो गया, आप देखते हैं दुनिया भर का यहाँ पर सेंटर बनाए जाते हैं। तो सारी चीजें आप 200 समुद्री मील तक कर सकते हैं। किसी देश का अधिकतम अधिकार होता है 24 समुद्री मील तक, उसके आगे होता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, यहाँ कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे होता है खुला समंदर, जिसमें कोई भी देश चाहे तो आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, ये था भारत के तटीय राज्य एवं उसकी समुद्री सीमा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये सब सारी चीजें समझ में आई होंगी। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और अधिक मनोयोग से पढ़ा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।